हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 39वीं बीपीएससी पार्ट 3 में प्रथम प्रश्न पत्र सेक्शन 3 के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है। एक अनाज से भरा हुआ ट्रैक्टर प्रथम 20 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलता है। उसके बाद अगले 20 किलोमीटर की दूरी वह ट्रैक्टर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलता है। यानी प्रथम 20 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलता है। उसके बाद अगले 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलता है। उसके बाद तीसरे 20 किलोमीटर की दूरी वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से पार करता है। इस प्रकार पूरे 60 किलोमीटर जाने के लिए उस ट्रैक्टर की औसत प्रति घंटा रफ्तार क्या है। यदि 60 किलोमीटर इस प्रकार जाने के बाद वह ट्रैक्टर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 किलोमीटर और चले तो पूरे 100 किलोमीटर जाने की औसत प्रति घंटा रफ्तार क्या होगी। प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है और कठिन भी, यानी कि यह समस्या जो है बहुत कठिन है, लेकिन उतनी कठिन नहीं है जितना दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को। औसत प्रति घंटा चाल, यानी चाल इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, कुल तय की गई दूरी यानी दूरी बटा समय, कुल तय की गई दूरी बाई कुल समय। प्रथम 20 किलोमीटर की दूरी में ट्रैक्टर की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा लिया गया समय T1 मान लेते हैं इसको, तो 20/15 हो जाएगा। कुल दूरी बाई कुल समय 20/15 घंटा यानी 4/3 घंटा। द्वितीय जो है स्टेप 2, द्वितीय 20 किलोमीटर 20 यानी 20/20 1 घंटा। तृतीय 25 किलोमीटर है प्रति घंटा के चाल से, तो दूरी 20 किलोमीटर तय किया है तीसरे स्टेप में भी, तो 20/25 4/5 घंटा आ गया। अब इसी प्रकार पूरे 60 किलोमीटर की दूरी, तो तीनों को जोड़ देंगे, T1 T2 और T3 को। T1 आया 4/3, T1 4/3, T2 1 आवर और T3 4/5 आवर। अब कुल जोड़ देंगे हम लोग, यानी कि सबको ऐड कर देना है तीनों को, T1 T2 और T3 को, तो यह हमारा निकल जाएगा कुल समय लगा, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रैक्टर द्वारा लगा कुल समय T1 + T2 + T3, 4/3 1 4/5, एलसीएम हो जाएगा 15 और ऐड करने पे ओवरऑल आ गया आपका 47/15। अतः 60 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रैक्टर की औसत चाल, तो चाल इक्वल दूरी बटा समय, तो दूरी है 60 और बाई में आ जाएगा ये 47/15, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 15 जो है ना, ये 15 ये 15 जो होगा ये डिवाइड में है 47/15, ये मल्टीप्लाई में जब होगा तो 15/47 हो जाएगा। क्या 15/47, तो यहाँ पे हो गया 60 × 15/47। अब ये कैंसिल होकर काट कूट के आएगा आपका 19.15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर जो दूरी तय किया वो कितने के रफ्तार से, 19.15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार अगले 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40/40 1 घंटा। अब क्या करना है कि जो पहले आया है उसमें हम लोगों को 1 ऐड कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 47/15 आया था पहले टोटल, ये वाला 47/15 घंटा 60 किलोमीटर का, 40 का 1 घंटा, तो जोड़ दिए आ गया 62/15 घंटा, यानी T1 T2 T3 और T4, ये T4 है। चारों को जोड़ लिए। अब ये चारों का क्या करेंगे कि लास्ट 100 किलोमीटर का जो होगा हम लोग
तय औसत चाल निकाल लेंगे दूरी का। 100 किलोमीटर तय दूरी का औसत चाल निकाल लेंगे तो 100/62/15 जो आया था T1 T2 T3 T4 का वैल्यू डिवाइड कर देंगे। आ गया हमारे यहाँ पे, बहुत आसानी था। 24.19 यानी 24.19 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 100 किलोमीटर की दूरी तय की। ये औसत चाल निकल गई ट्रैक्टर की औसत चाल। तो देखने में बहुत बड़ा प्रश्न था लेकिन बहुत आसान था। अब है 12 नंबर प्रश्न। निम्न सारणी में दिए हुए आंकड़ों की 3 श्रेणियों की जांच कीजिए और बताइए कि क्या इनको परस्पर अविरोधी माना जा सकता है। तो इसमें जो है प्रश्न है, फसल का नाम दिया हुआ है, फसल इस्तेमाल क्षेत्र 1000 एकड़ प्रति 1000 एकड़, कुल उपज प्रति 1000 एकड़, 1000 टन, उपज दर किलोग्राम प्रति एकड़। तो ये प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। चावल है, उसके बाद है मकई, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा। अब जो है फसल की कुल उपज, क्षेत्रफल गुने उपज होता है, उपज दर, क्षेत्रफल इंटू उपज दर। तो चावल की कुल उपज गुना कर दिए क्षेत्रफल जो है ये है और उपज दर ये है, मल्टीप्लाई किए तो आ गया 24/10.452। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24/10। तो अब मकई की निकाल लिए, उसके बाद गेहूं की निकाल लिए, यानी कि सबका निकाल लिया जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है, क्षेत्रफल इंटू उपज, किसका, फसल की कुल उपज इक्वल। अब फसल की कुल उपज की पुनः गणना करने पर हम पाते हैं कि प्रश्न में दिया गेहूं की कुल उपज गणना के द्वारा प्राप्त गेहूं की कुल उपज से भिन्न है, जबकि अन्य फसलों के आंकड़े सही है। यानी कि फसल की कुल उपज पुनः गणना करने पर पाते हैं कि प्रश्न में दिया गेहूं की कुल उपज गणना के द्वारा प्राप्त गेहूं की कुल उपज से भिन्न है। यानी यहाँ पे देखना है हम लोगों को, गेहूं की 8540 दिया हुआ है, गेहूं का आया कितना है 18,000, नहीं तो इतना है नहीं वो, तो इसलिए ये भिन्न है, कुल भिन्न है, जबकि यह फसल के आंकड़े सही है। हाँ, गणना के द्वारा प्राप्त गेहूं की उपज आंकड़े प्रश्न में दिए हुए गेहूं के कुल उपज के आंकड़े से भिन्न है, इसलिए आंकड़े के 3 श्रेणियों को परस्पर अविरोधी नहीं माना जा सकता है। यानी कि 3 श्रेणी को परस्पर अविरोधी नहीं माना जा सकता, एक ही है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक किसान द्वारा अपने खेत में 2 किस्म के ज्वार के बीज किस्म 1 और किस्म 2 बोए गए। इन दोनों किस्मों के पौधों की ऊंचाई 10, 25, 35, 50, 70 तथा 80 दिनों बाद नापी गई, जिसके आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर रेखा चित्र यानी ग्राफ बनाइए, जिसमें दोनों पौधों के तुलनात्मक विकास दिखे तथा इसे रेखाचित्र के आधार पर इन दोनों किस्मों के ज्वार पौधों के बढ़ने के बारे में समीक्षा कीजिए। तो ये रहे पौधे, सेंटीमीटर में ऊंचाई है। ये पौधों की उम्र है दिनों में, 7 सेंटीमीटर 10 दिन, 8 सेंटीमीटर 25 दिन, 15 सेंटीमीटर 35 दिन, 40 सेंटीमीटर 50, 50 सेंटीमीटर 70, 100 सेंटीमीटर 80। किस्म 2 5, 10, 8, 25, 21, 35 और 70, 50 और आपका 90, 70 और 150, 80। तो इसका जो है ये ग्राफ है। ये जो लाइनिंग वाला है ये किस्म 1 है, ये डॉट डॉट वाला है किस्म 2 है, पैमाने में लिया गया है। इधर पौधों की उम्र है नीचे, अब पौधों की ऊंचाई है। बहुत आसान है, 10 से लेकर 150 तक लिख दिया गया, इधर 10 से 100 तक लिख दिया गया। अब इसका ग्राफ जो है बना देना है। पहला क्या था आपका किस्म 1 में 7 और 10 का था, तो 7 और 10 का जो होगा यही है 7 और 10, उसके बाद जो भी है सब ऐसे ही बनाया गया है और इससे मिला लेना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें
उपर्युक्त रेखा चित्र दर्शाता है कि ज्वार पौधों की किस्म एक की वस्त वृद्धि दर किस्म 2 की तुलना में कम है। 25 दिनों की उम्र पर दोनों किस्मों के पौधों की ऊंचाई एक समान 8 सेंटीमीटर है, लेकिन 35-50 के मध्य किस्म 1 की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, जबकि किस्म 2 में 49 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, जो कि किस्म 1 की तुलना में सर्वाधिक है। अंतिम 10 दिनों की वृद्धि दर्शाती है कि किस्म 1 की वृद्धि दर अपने जीवन काल में सर्वाधिक है, यानी किस्म 1 का वृद्धि दर जो है वो अधिक है। तृतीय योजना, यानी कि ये प्रश्न संख्या, इस पे ध्यान देना है। निम्न चित्र भारत की प्रथम तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में विकास शीर्षक के अनुसार सरकारी भाग पर वास्तविक नियतन एक्चुअल आउटली को दर्शाते हैं। प्रथम तृतीय योजना की तुलना कीजिए। यह है तृतीय योजना, अर्धव्यास दिया है, उद्योग तथा खनन दिया है, कृषि तथा सामुदायिक विकास, अन्य, परिवहन और सामाजिक संस्थाएं। उसके बाद प्रथम आपका तृतीय योजना दिया है, फिर प्रथम योजना दिया है। प्रथम योजना पर ध्यान दे दीजिए। उसके बाद है फिर हमारा यहाँ पे प्रथम तृतीय योजनाओं के संगत वृत्तीय चित्रों हेतु सारणी उत्तर प्रश्न अनुसार। प्रथम योजना के संगत वृत्तीय स्क्वायर, यानी कि पाई, आर का वैल्यू 1 था तो पाई आ जाएगा। तृतीय योजना का जो होगा आपका तृतीय योजना के वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर 2 था तो 4 पाई हो गया। अर्धव्यास का दुगुना रहने पर क्षेत्रफल चौगुना हो जाता है। अब माना कि प्रथम योजना में 100 करोड़ निवेशक होंगे तो तृतीय में 400 हो जाएंगे। ठीक, अब प्रथम एवं तृतीय योजना के सारणी बना दिया गया है। सारणी पे ध्यान दे दीजिए, सारणी समझ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तृतीय योजना, तृतीय योजना ये है, और इसके बाद तृतीय योजना अन्य, खनन, अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर, कृषि सामुदायिक विकास हो गया, सिंचाई हो गया, परिवहन हो गया, सामाजिक संस्थाएं हो गई। प्रथम योजना एवं तृतीय योजना का तुलनात्मक विश्लेषण है। प्रथम योजना के संगत वृत्त चित्र से स्पष्ट होता है कि योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं शक्ति को प्रोत्साहन देना है, जबकि उद्योग तथा खान पर कम ध्यान दिया जाता है, खनन। इसी प्रकार तृतीय योजना वृत्त चित्र से स्पष्ट होता है कि योजना मुख्य उद्देश्य परिवहन एवं संचार को प्रोत्साहन देता है, जबकि कृषि सामुदायिक विकास पर कम ध्यान देता है। यानी कि इस डायग्राम से पता चल जाता है, ये जो प्रथम और द्वितीय योजना का डायग्राम बना है इससे पता चल जाता है। तो उसका जो है तुलनात्मक विश्लेषण कर देना है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब लास्ट प्रश्न है 15, प्रश्न पत्र 1 का है 15 है। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। वाणिज्य तथा कॉमर्स में सांख्यिकी के उपयोग की संक्षेप में चर्चा करना। वाणिज्य तथा कॉमर्स में कई मुख्य भाग हैं, जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय, वित्त, श्रम, लेखा और बाजार सर्वेक्षण इत्यादि। इन सभी में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण उपयोग है। यानी ये जितने टर्म्स है, उत्पादन, क्रय विक्रय, वित्त, श्रम, लेखा और बाजार सर्वेक्षण इत्यादि, इन सभी में सांख्यिकीय
का महत्वपूर्ण उपयोग है। सांख्यिकी के उपयोग से व्यापारी संभावित मांग का पूर्वानुमान लगाकर अपने उत्पादन की मात्रा निश्चित करता है। बृहद कारखानों में श्रम की उत्पादकता, प्रति इकाई उत्पादकता, लागत आदि पर नियंत्रण जानकारी के लिए आंकड़ों का संकलन तथा विवेचन सांख्यिकी के द्वारा ही किया जाता है। विपणन के लिए नई वैज्ञानिक पद्धतियों तथा विज्ञापन के नए कार्यक्रमों को अपनाने हेतु सांख्यिकीय विधियों का सहारा लिया जाता है। वर्तमान में व्यापार की सफलता पूर्णतः उसके पूर्व अनुमान की सूक्ष्मता एवं सत्यता पर निर्भर करती है। यह व्यापारिक पूर्वानुमान सांख्यिकीय विधियों द्वारा ही संभव है। यानी व्यापारिक पूर्व अनुमान जो है सांख्यिकीय विधियों द्वारा ही संभव है। उत्पादों में सदैव एक समान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकीय विधियों द्वारा उत्पादों का निश्चित प्रमाप तथा उत्पादों की क्षय से हानि को कम करने का प्रयास किया जाता है। यानी उत्पादों की बर्बादी को कम करने का प्रयास। बाजार सर्वेक्षण और मूल्य सांख्यिकीय विधियों द्वारा उपभोक्ताओं से उनकी सलाह तक मांग पूछ बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाणिज्य तथा कॉमर्स के प्रायः सभी क्षेत्रों में सांख्यिकीय आंकड़े एवं विधियाँ काफ़ी उपयोगी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट में जो होगा ना इकाई प्रश्न पत्र सेकेंड देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पत्र 2 में जो भी प्रश्न होंगे उनके हम लोग हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र 1 के सेक्शन 1 to 3 तीनों जो था सेक्शन कंप्लीट हुआ। आज ये पार्ट 3 था वीडियो का। पार्ट 4 जो होगा हम लोगों का 39वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 1993 पेपर 2 के सभी प्रश्नों के हल करेंगे। उसमें जो भी प्रश्न होंगे वो भी 200 मार्क्स का होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।